बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो दिलचस्प और अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ की मकान मालकान के साथ जो बातचीत चल रही है, और सुना यह है कि कुछ मामला तय भी हो गए हैं, तो उसकी तफसील क्या है और उसकी वजह से मुस्लिम लीग के अंदर क्या इख्तलाफ पाया जाता है, और इसके नतीजे में इमरान खान की परेशानी भी बढ़ गई है, इसका जिक्र होगा। और दूसरा, जहांगीर तरीन का इशू है, जिनका इजलास भी हुआ है और जिन्होंने ये तय कर लिया है कि शहजाद अकबर को मुहावरे के मुताबिक उसके घर तक पहुंचाना है, छोड़ना नहीं है। और ये हम सोचेंगे, गौर करेंगे कि इनके हुकूमत और जहांगीर तरीन के दरमियान जो मामला है वो इस वक्त उस रवायती घोड़े की तरह का है जिसे हकीम ने कहा था कि इसे दवा पिलाओ पाइप में रखकर और फूंक मार दो, तो घोड़े ने पहले फूंक मार दी। तो यहाँ ये सवाल है कि पहले कौन फूंक मारेगा। लेकिन इससे पहले ये दो जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, एक तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़ हुकूमत ने जो उजरती मुजाहिदीन का एक जुलूस निकाला था और एक कैंपेन चलाई थी सोशल मीडिया पर भी, वो बुरी तरह नाकाम हो गई और फ्लॉप हो गई। और सोशल मीडिया पर इन मुजाहिदीन को जो गालियाँ पड़ रही हैं वो बेबहाव की पड़ रही हैं, और बस कुछ इस तरह का मामला है कि रहे नाम अल्लाह का, तो वो भी फ्लॉप हो गई। और इसके अलावा इन्होंने ये जो जाली अदाद शुमार की मुहिम चलाई थी वो भी फ्लॉप हो गई है। और जाली अदाद शुमार का लतीफ़ा कुछ यूँ है कि आपने पुराना लतीफ़ा सुना होगा कि पहले ज़माने में जब हर गांव में कैलेंडर नहीं होते थे और दूसरी घड़ियां वगैरह भी नहीं हुआ करती थी, तो लोग महीने का हिसाब अपने अपने तरीके से रखते थे। तो एक मौलवी साहब थे जो नाबीना थे, और उन्होंने अपने घर में एक घड़ा रखा हुआ था और एक बकरी रखी हुई थी। तो जब चांद की पहली तारीख होती तो वो बकरी की एक मेंगनी घड़े में डाल देते और अगले दिन एक और डाल देते, और इस तरह महीने की आखिरी तारीख को वो 30 मेंगने हो जाती। और इस दौरान कोई तारीख पूछने आता या ख़ुद तारीख मालूम करने की ज़रूरत पड़ती तो वो घड़े में हाथ डालते और मेंगनियाँ गिन कर बता देते कि आज 12 तारीख है, आज 16 तारीख है, आज 21 तारीख है। एक दिन ये हुआ कि वो बकरी खुली रह गई और घूमती घामती वो उस घड़े के पास आ गई और उस घड़े में उसने मेंगनियाँ कर दी। घड़ा ज़हार है काफ़ी हद तक भर गया। तो अगले ही दिन एक साहब तारीख पूछने आ गए, तो वो मौलवी साहब ने घड़े के अंदर हाथ डाला और मेंगनियाँ गिनने लगे, गिनते गए गिनते गए गिनते गए, यहाँ तक कि थक गए और छोड़ दिया। और तारीख पूछने वाले को कहा कि आज 112 तारीख है। तो उसने कहा, मौलवी साहब होश की दवा करो, 112 तारीख भी कभी हुई है? तो मौलवी साहब ने कहा कि ये भी मैंने तुम्हें रियायत करके बताइए, वरना यहाँ घड़ा सारे का सारा तारीखों से भरा हुआ है। तो ये इमरान खान ने जो कहा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 3.9% पर हो गई और अगले साल जो है 4.5% पर हो जाएगी, तो इस पर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग गुस्से में भी है कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो कहने की बात यह है कि ये कुछ रियायत की है उन्होंने नहीं, उनके साथियों ने रियायत की है। जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो वज़ीर माली, जो भी इनके मशीर हैं, वो करीबी किचन कैबिनेट के, उन्होंने कहा कि हुजूर इतनी रखें, वरना इमरान खान तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट बताने वाले थे। वो अगर बता देते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 12% हो गया है, तो आपने क्या कर लेना था। तो ये बहरहाल हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन वज़ीरों का जिन्होंने खान साहब से कहा कि खान साहब हाथ हौला रखें, इतनी ग्रोथ रेट बताएं कि लोगों को हज़म हो जाए। ये अलग बात है कि वो भी हज़म नहीं हुई और एक मजाक बन गई है। और इसी तरह का अंजाम ये वो जो एक ड्रैकोनियन कानून लेकर आ रहे हैं मीडिया को कुचलने के लिए, और जिसमें इतनी सख्त सजाएं रखी गई हैं कि जिसको पकड़ेंगे उसकी जायदाद तक जब्त हो जाएगी और अव्वल तो किसी को लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। तो वो कानून भी बुरी तरह फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि उसकी मुज़ाहमत इनके अंदाज़ों से ज़्यादा तेज़ है और उसका मजाक पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर तनकीद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने इसकी मजम्मत की है और एक कौमी कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। मीडिया मालकान की तंजीम ने, मीडिया के एडिटरों की तंजीम ने, सहाफ़ियों की तंजीमों ने और सियासी जमातों ने इस कानून को रद्द कर दिया है और इसके ख़िलाफ़ मुज़ाकरे, सेमिनार वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो ये एक शदीद मज़ामत हो गई और इमरान खान का जो ख्याल था कि वो आसानी से इस पूरे मुल्क को हिटलर का नाजी कैंप बना देंगे, तो ये ख्वाब भी बुरी तरह टूटने वाला है, शिकस्त का शिकार होने वाला है। तो नाज़रीन, अब आते हैं शहबाज शरीफ के क्या मामला तय हो रहे हैं। शुनीद है और काफ़ी हद तक पुख्ता शुनीद है कि मकान मालकान के साथ इनके दू बदू, यानी जिसे हम कहते हैं कि 1 on 1 मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात में कुछ मामला तय हुए हैं और कुछ मामला तय हो जाएंगे। तो बाज़ लोग तो इस पर बहुत ज़्यादा ही अपने अंदाज़े बना रहे हैं, जो हकीकत के
करीब नहीं लगते। मसलन ये है कि इसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का तय हुआ है। मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है, बल्कि मामला किसी कौमी मुफ़ाहमती फ़ार्मूले पर मबनी है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की एक हुकूमत बनेगी और वो अबूरी हुकूमत होगी, और वो नवाज़ शरीफ के उस मुतालबे के ख़िलाफ़ होगी जो उन्होंने किया था कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, इनको तोड़ कर नए इलेक्शन कराए जाएँ किसी मुदाखलत से पाक, और ये जाली इंतज़ाम ख़त्म किया जाए। बहरहाल हिकमत अमली का मसला है, मुस्लिम लीग अपना बुरा भला खुद सोच सकती है, और ये भी उसने तय करना है कि कहाँ किस मुकाम पर कुछ पीछे हटना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। तो जो भी है, इसकी तायीद में या इसकी मुखालफत में कोई बात किए बगैर, बात इतनी सी है कि मामला कुछ आगे बढ़े हैं, और उसमें यकीनन इस पैकेज में ये बात भी शामिल है कि नवाज़ शरीफ और मरीम पर जो झूठे मुकदमात बनाए गए थे और व्हाट्सएप पर हुक्म देकर उन्हें जो सज़ाएँ दिलवाई गई थी, वो सज़ाएँ भी कलअदम कर दी जाएंगी ड्यू प्रोसेस के ज़रिए। तो ये तो एक इसकी मस्बत चीज़ है। और जहाँ तक कौमी हुकूमत है, तो उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस कौमी हुकूमत का एजेंडा क्या होगा। कहीं ये तो नहीं होगा कि बजाय ये कि मुल्क के माशी हालात दुरुस्त करने के या अबूरी तौर पर जो बिगाड़ इमरान खान ने पैदा कर दिया उसकी इस्लाह करने के, मामला सदारती निज़ाम की तरफ चला जाए। इसलिए कि कल परसों एक सरकारी मौलवी तारक जमील जो है, वो एक टीवी पर कह रहा था जमहूरियत इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो तारक जमील को आप जानते हैं, वो ऊपर से मकान मालकान की इजाज़त के बगैर तो वो तो वाज भी नहीं करता। तो उसने जो बात की है, तो ज़ाहिर है उसे इशारा हुआ होगा, उसे कहा गया होगा कि ये तुम ज़रा मज़हब को इस्तेमाल करके, और ये तो माजी में हमने देखा है, तारीख़ के हर दौर में इस तरह के मौलवी मज़हब फरोशी करते हैं और मज़हब को इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह करते हैं और अपनी पेट पूजा का पूरा बंदोबस्त कर लेते हैं। तो मौलवी तारक जमील ने ये जो बयान दिया है, तो ये किसी ख़तरे की एक निशानदेही है। सदारती निज़ाम का वो मनसूबा जो 3-4 मरतबा पिट चुका है, अब उसे फिर झाड़ फूँक कर बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कौमी हुकूमत के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और इसमें अगर मुस्लिम लीग शामिल होती है तो ज़ाहिर है उसे बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ेगा। खैर, जो भी ये मामला है, ये तो आगे चलेगा, और इसकी जो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त ये है कि इमरान खान की परेशानी बढ़ गई है। वो जहांगीर तरीन के इशू से पहले ही परेशान है, और इस परेशानी बढ़ने का इशारा उसने अपने साथियों के साथ गुफ्तगू में दिया है, और एक बार फिर वही ख़तरनाक इरादा दोहराया है कि मैं ये कर दूँ। तो ये भी मालूम हुआ है कि उन्हें मशवरा दिया गया है कि आप असम्बलियाँ मत तोड़ें, बल्कि जहांगीर तरीन को पकड़ लें, और ज़ाहिर है आपकी हुकूमत गिर जाएगी और आप शहीद बन जाएंगे, और फिर अवाम में आ जाएँ आप नारे लगाते हुए कि देखिए हमने ये करप्शन के ख़िलाफ़, हमें माफिया ने उखाड़ दिया, शिकस्त हमें माफिया ने हमारा रास्ता रोक दिया, ये वो इस तरह की बातें जो उसका एक पूरा प्लानिंग है। लेकिन इमरान खान इस दूसरे मशवरे पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर वो ख़ुद को शहीद समझकर अवाम में आया तो उसकी हालत क्या होगी, अवाम उसका कैसा इस्तकबाल करेंगे। एक अदीमुल नज़ीर किस्म का इस्तकबाल जो पाकिस्तान में आज तक किसी साबिक़ हुक्मरान का नहीं हुआ, वो इमरान खान का होगा। इमरान खान इस बात की तरफ तो नहीं आएगा, ये मुझे यकीन है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास हुआ है, जिसमें ज़्यादा जो एजेंडा था वो तो शहजाद अकबर के बारे में था, और उसके ये जो कादियानी होने का जो इल्ज़ाम लगाया है उसके बारे में ये तय हुआ है कि इसको इसके घर तक पहुंचाया जाएगा और इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। चाहे इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया है नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़, वो वापस भी ले लिया जाए, तब भी ये मसला वो नहीं छोड़ेंगे। और नाज़रीन, आपको ये इल्म है कि कादियानियों के बारे में कोई मनफी बात कहने पर पाबंदी है। किसी टीवी चैनल पर आप कोई इस तरह की बात नहीं सुनेंगे। चुनांचे नज़ीर चौहान का बयान झूठ है या सच है, एक ख़बर तो है। पाकिस्तान में यहाँ लोगों की बहू बेटियों के बारे में ख़बरें चल जाती है, तो नज़ीर चौहान का एक इल्ज़ाम झूठा ही सही, तो टीवी पर क्यों नहीं चल सकता कि नज़ीर चौहान ने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया। वो उस इल्ज़ाम का जिक्र किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अवामी सतह पर ये इशू बहुत फैल गया है और सब लोगों को पता चल गया कि माजरा क्या है। तो इस इजलास में ज़्यादातर तो ये शहजाद अकबर का ज़ेरे मामला था, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो इशारा दिया है वो ये है कि वो हुकूमत गिराने के बारे में भी संजीदा हैं। लेकिन अभी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया कि बजट इजलास में क्या करना है। अगर बजट इजलास में इन्होंने कुछ ना किया, जिसके बारे में मैं पहले भी कल परसों के वीलाग में मैंने जिक्र किया था कि अगर बजट इजलास में इन्होंने कुछ ना किया तो फिर इनका तीर जो है वो
کند ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بجٹ کے بعد ان کا تیر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس کے کیمپ کی طرف سے یہ میسیجز میڈیا کو مل رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جہانگیر ترین کو بجٹ سے پہلے، بجٹ پاس ہونے سے پہلے گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اس گروپ کو یہ لارا دیا جا رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سارے معاملات سیٹل کر لیں گے، لیکن اندر عمران خان کے ذہن میں کیا ہے اس کا پورا اندازہ جہانگیر ترین گروپ کو بھی ہے، اور دونوں اب اپنے نشانے پر ہیں، وہی کہ پہلے پھونک کون مارے گا۔ اگر جہانگیر ترین گروپ نے پہلے پھونک مار دی تو حکومت ختم ہو جائے گی، اور اگر بجٹ اجلاس گزر گیا تو پھر پھونک مارنے کا اختیار عمران خان کے پاس ہوگا، اور وہ پھونک مارے گا، اور وہ ایسی پھونک مارے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور ان کے جو سرکردہ رہنما ہے وہ جیلوں کے اندر ہوں گے، اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جس کو عمران خان پکڑ کر اندر کر دیتا ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے پھونک مارنے پر کس کا اندازہ صحیح ثابت ہوتا ہے، کون پہلے پھونک مارتا ہے اور کب مارتا ہے۔ اور جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے آخری اطلاع یہ ہے میرے پاس کہ جہانگیر ترین گروپ کے براہ راست رابطہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جس میں جو کچھ بات ہوئی ہے وہ اسے صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے یہ کسی انتہائی اقدام کے بارے میں حکمت عملی کے حوالے سے ہوئی ہے، اور ورنہ خیر سگالی گفتگو کا، خیر سگالی ٹیلی فون کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش تھی، اور نہ ہی ضرورت۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو مسلم لیگ سے رابطہ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی خاص معنی ہے، اور یہ شاید کل تک مجھے اس بارے میں کچھ مزید معلومات مل جائیں گی تو پھر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ناظرین، خدا حافظ۔